Guys, I am here again to make the second part of the first chapter Fundamental Chemistry of Class 9. Now, the remaining topics were RS, the atomic mass and the atomic mass unit. What is relative atomic mass? The relative atomic mass of an atom is the average mass of the natural occurring compared with the 1/12th mass of the one atom of carbon 12. सबसे पहले तो हम बताते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एक एवरेज मास होता है किसी भी एक एलिमेंट का, जिसको हम कंपेयर करें, डिवाइड करें कार्बन 12 के एक एटम कार्बन 12 के मास से 1/12 हिस्सा। तो यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है, सही है। उसका सिंबल AMU होता है। 1 AMU बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। Empirical formula and molecular formula. The compounds are represented by chemical formula as elements are represented by symbols. Compounds को represent करने के लिए chemical formula इस्तेमाल होता है, जबकि elements को represent करने के लिए symbols इस्तेमाल होते हैं। chemical formula की दो types होती हैं, एक empirical formula और molecular formula। सबसे पहले हम पढ़ेंगे empirical formula। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला मिनिमम रिलेटिव नंबर बताता है किसी भी ईच टाइप ऑफ एटम के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसमें सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताया जाता है, सही है। ये डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर नहीं बताता। उसके बाद एक एग्जांपल ले लिया हमने बेंजीन की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन कितना है, 1:1। किस तरीके से पता चला, ये किस टेबल से कट रहे हैं? एक ही टेबल से हमें इसके वैल्यूज़ को काटना होता है ताकि हमारे सिंपलेस्ट रेशियो में हो जाए, 6 की टेबल से। इसी तरह ग्लूकोज है जिसमें हमने ले लिया 6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसको सब हमने काटा तो ये हमारे पास फार्मूला ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ एम्पेरिकल फार्मूला हो गया हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये ड्राइव्ड हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला से, सही है। इसमें एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के निकालने के लिए कि एम्पेरिकल फार्मूला जो आपका आया होता है सिंपलेस्ट रेशियो दिस वन CH2O, सही है। इसको आपको n जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है जिसके अंदर 1 2 3 कोई भी नंबर आ सकते हैं, स्टार्ट 1 से होता है। फिर उसके बाद ये कुछ कंपाउंड्स दे दिए, उनके एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, या एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ये ट्रिक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ये दोनों एक ही बात है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में प्रेजेंट, सही है। उसके बाद जो है एटॉमिक नंबर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स। तमाम एटम्स जो एलिमेंट्स के होते हैं उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होता है, जैसे मैंने बताया, सही। अब जैसे इधर ऑक्सीजन O8 लिया हुआ है तो इसमें 8 एटॉमिक नंबर है और 8 ही प्रोटॉन नंबर है। एटॉमिक मास क्या होता है? ये सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन्स का। जैसे कि इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को A से, इसको कैलकुलेट करते हैं Z+N। Z इज़ एटॉमिक नंबर एंड N इज़ द न्यूट्रॉन फॉर्म। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि आपको प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन नंबर दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना है। हमने डाटा बना दिया, देन हमने ये फॉर्मूला लगाया। एटॉमिक नंबर जिसे मैंने आपको बताया था प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर सेम, तो हमने एग्जैक्ट वैसे ही लिख दिया। और एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर को ऐड करके हमारा एटॉमिक मास निकल गया। इसी तरह सेकेंड वाला भी इस तरीके से होगा। जैसे अगर हम देखें हमारे पास फार्मूला तो था ना, A = प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को ऐड करें तो एटॉमिक मास आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करना है और A और Z दिया हुआ है, सही है।
तो हमने ये बता दिया कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने इसको उलट रिवर्स कर दिया। देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास सम होता है जितने भी एटॉमिक मासेस हम लें उन सबको ऐड कर दें तो एक मॉलिक्यूलर मास निकलता है। सही। अब जैसे कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 है, जैसे मैंने आपको लिख के इधर दिखाया है। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो इसका H का होता है 1 एटॉमिक नंबर, N का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। अब 16 के साथ इधर 3 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है। इन सबको पहले ऐड करेंगे, जिसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर को उस एटॉमिक मास के साथ। जिसके साथ नहीं कोफिशिएंट लगा हुआ है तो इट्स मीन कि वो 1 है। देन आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये निकल जाए। फार्मूला मास भी सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास की तरह होता है, लेकिन फार्मूला मास जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि रोम्बिक, सल्फर, डायमंड, क्रिस्टल, इस तरीके से। इसी तरीके से इसको भी निकालने का सेम यही प्रोसेस है जैसे हमने ये मॉलिक्यूलर मास निकाला। नाउ तो केमिकल स्पीशी का टॉपिक है कि केमिकल स्पीशीज़ के क्या है। इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिफाइड टू अनदर, अगर एक मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है दूसरे की तरह तो सेम केमिकल स्पीशीज़ उसकी सेम केमिकल स्पीशीज़ होंगी। केमिकल स्पीशीज़ इज़ अ केमिकल एंटाइटी सच एज पार्टिकुलर एटम, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं केमिकल स्पीशीज़ से। आइंस क्या होते हैं? आइंस जो होते हैं वो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। आइंस का मतलब है जिस पे चार्ज लगा हो। एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सही। इसी तरीके से अब इधर ये लिखा हुआ है कि आइंस, कैटाइंस और एनाइंस। आइन इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द चार्ज ऑन इट, जैसे मैंने बताया। द चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस, कैटाइंस और एनाइंस। The cations are formed when an atom lost electron from its outermost shell. Cations जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें बता रहा है कि इसमें क्या होता है, एटम लॉस करता है अपना इलेक्ट्रॉन, अपने बाहर आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है। जैसे सोडियम दिया हुआ है, इक्वेशन दी है सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इसी तरीके से एक एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं एनाइन। इसमें क्या होता है कि एनाइन फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कैथोड्स, कैटाइंस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनाइंस का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। से क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिया अपने पास। मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन द स्पीशी फॉर्म द मॉलिक्यूलर आइंस। जब भी कोई मॉलिक्यूल अपना लॉस कर देगा और या तो गेन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये एक मॉलिक्यूलर आइन कहलाता है जिस पे चार्ज लगा हुआ होता है। सी फॉर एग्जांपल के तौर पे, और मॉलिक्यूलर आइन भी दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। सही है। पॉजिटिव को कहते हैं कैटाइंस और नेगेटिव को कहते हैं एनाइंस। एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है CH4SO4 2-। सही है। उसके बाद है फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल आर द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पे वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को मिलाएं जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, मतलब कि कोई भी चार्ज ना हो, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे कि हमें इधर एग्जांपल दी हुई है। फ्री रेडिकल तब फॉर्म होगा जब एक होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी किसी भी बॉन्ड की, टूटेगा। और वो कब टूटेगा बॉन्ड? जब वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट या हीट एनर्जी को। फ्री रेडिकल एक रिएक्टिव केमिकल रिएक्शंस होता है इसमें। ये कुछ डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ सकते हैं। एटम क्या होता है, आइन क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जबकि आइन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये न्यूट्रल होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसी तरीके से आपको और समझाने के लिए मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल एलिमेंट कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके पास। ये मॉलिक्यूलर आयन है जो गेन और लॉस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल्स होते हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आयन जो भी होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा।
ये मिलके किससे बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं, और जबकि ये मिलके आयनाइजेशन से मिलके बनते हैं। अब और फर्दर आपको डेफिनेशन दे दी है डिफरेंस बिटवीन आयन और फ्री रेडिकल्स की। आयंस क्या होता है, जिसपे चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स ये होता है कि जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्रिस्टल्स के लिए होता है आयन, और फ्री रेडिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हवा के अंदर।